हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लेक्चर 3 देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का, और लेक्चर 3 में हम देखेंगे रेडिएंट एनर्जी एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, तो बेसिकली आज हम दो चीज़ पढ़ेंगे, रेडिएंट एनर्जी, डिफरेंट एनर्जी का जो एनर्जी हम लोग EM वेव्स का इसमें निकालते हैं उसके बारे में, और फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले देखते हैं EM वेव्स और रेडिएंट एनर्जी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि EM वेव्स होता क्या है। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एनर्जी ट्रांसमिटेड इन फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन फॉर्म ऑफ वेव्स। देखिए, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एनर्जी जो होता है वो ट्रांसमिट करता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी इन फॉर्म ऑफ वेव्स। किसके रूप में? वेव्स के रूप में। ठीक है, एंड दीज वेव्स जो होता है वो ट्रैवल इन स्पेस विद द स्पीड ऑफ लाइट। और ये जो वेव हुआ, जो वेव्स, जिस वेव से एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है, उस वो जो वेव है वो ट्रैवल करता है स्पीड ऑफ लाइट से, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और इसी वेव्स को हम लोग कहते हैं EM वेव्स। दीज वेव्स आर नोन एज EM वेव्स या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के एग्जांपल देखिए तो एग्जांपल हो सकता है रेडियो वेव्स, विजिबल रेज, फिर इंफ्रारेड, और फिर हो जाएगा इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट रेज, UV रेज। ये सारे होते हैं EM वेव्स के रूप में। यानी कि देखिए, EM वेव्स क्या होता है, EM वेव्स क्या होता है कि जो एनर्जी कुछ मतलब क्या हुआ, एनर्जी ट्रांसमिटेड, मतलब कोई भी बॉडी से एनर्जी ट्रांसमिट होगा तो वो इन फॉर्म ऑफ वेव्स में होता है, और वो वेव्स जो होता है स्पेस में ट्रैवल करेगा विद स्पीड ऑफ लाइट, और उसी को कहेंगे हम लोग EM वेव्स। ठीक है, तो यही था कि EM वेव्स क्या होता है। अब इसके बारे में हम इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, उसके आगे देखेंगे, और सारा आप इसको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं रेडिएंट एनर्जी या फिर EM वेव्स का कुछ प्रॉपर्टीज़। देखिए, रेडिएंट एनर्जी का पहला जो प्रॉपर्टीज़ है वो है द रेडिएंट एनर्जी डू नॉट नीड एनी मीडियम फॉर प्रोपगेशन। कहने का मतलब ये है कि EM वेव्स या फिर रेडिएंट एनर्जी जो होता है, जो एनर्जी रेडिएट हो रहा है, उसको ट्रैवल करने के लिए कोई भी मीडियम का ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप देखो, लाइट क्या है, एक EM वेव्स है, और लाइट क्या होता है, एक एक पैकेट के रूप में ये ट्रांसफ़र होता है एनर्जी। तो उसमें क्या होता है कि उसमें कोई भी मीडियम का नेसेसरी नहीं होता है। जैसे कि आपने लाइट देखा होगा, तो लाइट क्या होता है, वैक्यूम में भी ट्रैवल करता है। तो यानी कि मीडियम का ज़रूरत नहीं है रेडिएंट एनर्जी को ट्रांसफ़र होने के लिए या फिर EM वेव्स को ट्रैवल करने के लिए। पहला प्रॉपर्टी तो ये हो गया। ठीक है, देखिए दूसरा प्रॉपर्टी है द रेडिएंट एनर्जी हैव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। रेडिएंट एनर्जी के पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है, जो कि एंड ट्रैवल एट राइट एंगल टू देयर फील्ड्स। मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होता है वो ट्रैवल करता है राइट एंगल पे। मतलब कि क्या हुआ, अगर मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक वेव फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड, मतलब दोनों एक तो ऐसे ट्रैवल करेगा और एक ऐसे ट्रैवल करता है। ठीक है, तो दोनों 90 डिग्री पे ट्रैवल करता है। तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। थर्ड प्रॉपर्टी है द अपर मोस्ट पॉइंट ऑफ द वेव इज कॉल्ड क्रेस्ट एंड द लोअर मोस्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रफ। देखिए, रेडिएंट एनर्जी या फिर EM वेव जो है वो क्रेस्ट एंड ट्रफ के रूप में ट्रैवल करता है। ठीक है, तो देखिए ऐसे ट्रैवल करता है क्रेस्ट एंड ट्रफ में। तो जो अपर मोस्ट पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, क्रेस्ट कहते हैं, और जो लोअर मोस्ट होता है उसको ट्रफ कहते हैं। ठीक है, तो यही 3 प्रॉपर्टीज था EM वेव्स का या फिर रेडिएंट एनर्जी का। अब हम देखेंगे कि ये क्रेस्ट और ट्रफ में कैसे ट्रैवल करता है, उसमें कौन कौन से टर्म्स आते हैं। ठीक है, तो पहले आप इन तीनों को नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम कि जो वेव ट्रैवल करता है क्रेस्ट एंड ट्रफ के रूप में, तो उसके बाद उसका जो डायग्राम है उसको हम समझते हैं। देखिए, क्या मैंने अभी आपको बताया कि रेडिएंट एनर्जी या फिर EM वेव जो है वो ट्रैवल करेगा क्रेस्ट एंड ट्रफ के रूप में। देखिए, तो ये वाइब्रेटिंग पार्टिकल ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन इधर है। तो आपको पता है कि VOP जो होता है, वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द DOP, यानी कि डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन का ये होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या हुआ, क्रेस्ट एंड ट्रफ के रूप में ट्रैवल करेगा, तो ये ऊपर वाला पॉइंट हो गया क्रेस्ट एंड लोअर पॉइंट हो गया क्या, ट्रफ। तो देखिए, और क्रेस्ट से जहाँ मतलब ये एक्सिस से लेके जहाँ तक क्रेस्ट होगा इसको हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। इस डिस्टेंस को हम लोग कहेंगे एम्पलीट्यूड। ठीक है, और 2 सक्सेसिव क्रेस्ट या फिर 2 सक्सेसिव ट्रफ, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कहते हैं लेम्डा, यानी कि वेवलेंथ। ठीक है, तो ये हो गया आपका वेवलेंथ। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक जो क्रेस्ट और एक्सिस के अलोंग के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको कहेंगे एम्पलीट्यूड, या फिर एक्सिस या फिर ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको कहेंगे हम लोग एम्पलीट्यूड। ठीक है, एंड जो डिस्टेंस होता है 2 सक्सेसिव क्रेस्ट या फिर 2 सक्सेसिव ट्रफ के बीच में उसको कहते हैं हम लोग लेम्डा या फिर वेवलेंथ। ठीक है, और VOP जो होता है, वाइब्रेशन
ऑफ द पार्टिकल और द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो यही था आपका डायग्राम, ये मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द रेडिएटिंग एनर्जी का। तो इसको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लेमडा किसके किसके बीच का डिस्टेंस होता है या फिर एम्पलीट्यूड किसके किसके बीच का डिस्टेंस होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब सब टर्म देखेंगे जो कि रिलेटेड होता है वेव्स को एक्सप्लेन करने में हमें ज़रूरत पड़ता है। तो देखिए पहला टर्म है वेवलेंथ, और वेवलेंथ को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? वेवलेंथ को हम लोग लेमडा से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो वेवलेंथ क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि वेव मूव करता है क्रेस्ट एंड ट्रफ के रूप में, तो जो नियरेस्ट क्रेस्ट और नियरेस्ट ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसी को हम लोग कहते हैं क्या? वेवलेंथ या फिर लेमडा। तो ये मैंने अभी आपको बताया था, तो यही हो गया लेमडा, ठीक है। और लेमडा को हम लोग किस चीज़ में, लेमडा का यूनिट क्या होता है, हम लोग उसको मेजर करते हैं या तो आंगस्ट्रॉन या फिर मीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि आंगस्ट्रॉन का मीटर में चेंज करने पे क्या होता है फिर, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रॉन जो होता है 10⁻⁻10 मीटर, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर, ठीक है। और 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10⁻9 मीटर, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूनिट कन्वर्जन कई बच्चे जो हो जाता है यूनिट कन्वर्जन ही नहीं कर पाते हैं, तो उसके कारण उनका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, तब आप जल्दी सॉल्व कर पाओगे। अब दूसरा टर्म है वेव नंबर। वेव नंबर को हम लोग क्या करते हैं? म्यू बार, यानी कि ये म्यू है और उसके ऊपर बार, इसको हम म्यू बार से डिनोट करते हैं। अब देखिए अब है इसको कैसे डिफाइन करते हैं? ये होता है रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ, मतलब वेवलेंथ का रेसिप्रोकल जो होता है वही होता है वेव नंबर, ठीक है। देखिए म्यू रो यानी कि वेव नंबर जो हो गया इज इक्वल टू 1/λ, तो रेसिप्रोकल ले लेमडा का, तो वही हो गया हम लोग का वेव नंबर। और ये मेजर्ड होता है, मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इनवर्स, एंगस्ट्रॉन इनवर्स, क्योंकि आपको पता है लेमडा जो है वो क्या है? लेंथ का यूनिट है, तो उसका यूनिट जो होता है वो लेंथ का होता है, या तो मीटर या सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉन, पिकोमीटर। तो जब इसका हम यूनिट निकालते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ऊपर में माइनस में चला जाएगा। तो ये जब मान लीजिए सेंटीमीटर में है लेमडा, तो ये क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर इन्वर्स हो जाएगा। एंगस्ट्रॉन में है तो एंगस्ट्रॉन इन्वर्स हो जाएगा। तो इसीलिए जो है इट इज़ मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर इन्वर्स, एंगस्ट्रॉन इन्वर्स एक्सेट्रा, यानी कि इसका आपको पता चल गया वेव नंबर और ये वेवलेंथ, ठीक है। ये दोनों आपको पता होना चाहिए, इससे तो क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं, आपको दे देगा वेवलेंथ या फिर एनर्जी और उससे निकालने बोलेगा वेव नंबर, तो आप ऐसा निकाल लोगे क्वेश्चन। मैं आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल से बताऊँगा कि आपको क्या क्या करना है। अभी आप इसको देख लीजिए और आगे टर्म्स कुछ और भी है, उनको आपको मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम नेक्स्ट टर्म देखते हैं, टर्म नंबर 3 फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी जो है हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं, किसी से डिनोट करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी सिंपली क्या होता है कि नंबर ऑफ वेव्स पासिस थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड, मतलब किसी भी पॉइंट से कितना नंबर ऑफ वेव्स जो है या कितना नंबर ऑफ वेव्स जो है वो पास कर रहा है 1 सेकेंड में, मतलब 1 सेकेंड में कितना वेव्स पास कर रहा है किसी एक पॉइंट से, उसी को कहते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी। और इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट हर्ट्ज होता है, सेकेंड इनवर्स होता है, साइकिल पर सेकेंड होता है, और 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू क्या होता है? 1 सेकेंड इनवर्स, ठीक है। 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू 1 सेकेंड इनवर्स। तो यही था सिंपली फ्रीक्वेंसी क्या होता है कि किसी भी पॉइंट से जितना नंबर ऑफ वेव्स 1 सेकेंड में जो पास करेगा उसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और देखिए अब नेक्स्ट टर्म है हमारा टाइम पीरियड। देखिए टाइम टेकन बाय ए वेव, मतलब कोई वेव कितना टाइम टेक कर रहा है टू पास थ्रू 1 पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से पास करने में कितना टाइम उसको चाहिए वेव को ट्रैवल करने के लिए, तो उसी को हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू क्या हो जाता है? टी इज इक्वल टू 1/μ, यानी कि टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1/फ्रीक्वेंसी सेकेंड, ठीक है। ये हो गया हमारा टाइम पीरियड, ठीक है। तो यही जो टर्म था, और कुछ और टर्म्स है उनको देखेंगे, उसके बाद हम ईएम वेव्स का ये स्पेक्ट्रम देखेंगे, उसके बाद जो भी है क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और प्लैंक क्वांटम थ्योरी देखेंगे और उसका क्वेश्चन देखेंगे। तो अभी आप इसको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट टर्म है हमारा वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम लोग सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिए तो डिस्टेंस कवर्ड बाय वेव इन 1 सेकेंड, मतलब कोई भी ईएम वेव्स जो है वो कितना डिस्टेंस कवर्ड करता है 1 सेकेंड में, उसी को हम लोग कहते हैं वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो गया? λ/t, क्योंकि लेमडा ही डिस्टेंस कवर्ड करता है, और डिवाइडेड बाई टी, एक टाइम पीरियड में लेमडा डिस्टेंस कवर करता है, यानी कि जितना वेवलेंथ है उतना ही कवर करता है ना एक टाइम पीरियड में। तो ये लेमडा सी इज इक्वल टू λ/t हो गया, और आपको पता है कि 1/t को कहते हैं हम लोग क्या? फ्रीक्वेंसी, यानी कि म्यू, यानी कि सी इज इक्वल टू λμ हो गया। और इसी को हम लोग वी इज इक्वल टू क्या कर देंगे? सी वाई, म्यू इज इक्वल टू सी वाई लेमडा, म्यू इज इक्वल टू सी वाई लेमडा हो गया हमारा, ठीक है। अब देखिए
इसका यूनिट क्या, अगर ये स्पीड है तो स्पीड का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो इसका भी क्या हो गया मीटर पर सेकंड। अब नेक्स्ट टर्म है एम्पलीट्यूड। देखिए एम्पलीट्यूड क्या होता है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द क्रेस्ट या फिर डेप्थ ऑफ द ट्रफ, उसी को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्योंकि मैंने अभी आपको फिगर में भी बताया था कि ये जो है ईएम वेव्स ऐसे ट्रेवल करता है, ठीक है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड, या फिर इसको हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड, यानी कि क्या हो गया हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द क्रेस्ट या फिर डेप्थ ऑफ द ट्रफ, तो इसी को हम लोग कहते हैं क्या एम्पलीट्यूड, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द क्रेस्ट और द डेप्थ ऑफ द ट्रफ, हो गया, ये हो गया। अब देखिए इन सारे टर्म्स को आपको पढ़ के मेनली आपके पास दो ही चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आया। एक तो आ गया क्या, एक आ गया म्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, ठीक है, म्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, और दूसरा आ गया वेव नंबर म्यू बार इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा। ये दो फॉर्मूला जो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकला, इससे बहुत क्वेश्चंस बनेंगे। यानी कि म्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा, जब आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है सी बाई लेमडा, और जब ये निकालना फ्रीक्वेंसी बार यानी कि वेव नंबर इज इक्वल टू 1 बाई लेमडा, तो ये दोनों फार्मूला आपको एकदम ध्यान में रखना है। तो बस इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं ईएम वेव्स स्पेक्ट्रम, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पेक्ट्रम। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं ईएम वेव्स का स्पेक्ट्रम, ठीक है। देखिए ईएम वेव्स का स्पेक्ट्रम क्या होता है कि अरेंजमेंट ऑफ ईएम वेव्स अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसीज एंड वेवलेंथ, ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईएम वेव्स का अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी के बेस पे हम लोग डिफरेंट ईएम वेव्स को जो अरेंज करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं ईएम वेव्स स्पेक्ट्रम। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, इधर लो फ्रीक्वेंसी लो एनर्जी एंड लॉन्गर वेवलेंथ ज़्यादा बाकी दोनों कम, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग ये रेडियो वेव से। रेडियो वेव का रेंज क्या होता है 3 × 10⁻14 एंगस्ट्रॉन से लेकर 3 × 10⁻9 एंगस्ट्रॉन तक, ठीक है, ये है। और फिर आता है हमारा माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का रेंज वेरी करता है 3 × 10⁻9 एंगस्ट्रॉन से लेकर 6 × 10⁻6 एंगस्ट्रॉन तक। फिर आता है हमारा इंफ्रारेड, ठीक है। इंफ्रारेड देखिए यहाँ क्या है 6 × 10⁻6 एंगस्ट्रॉन से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉन तक वैरी करता है। इंफ्रारेड के बाद आता है हमारा विजुअल रेज। विजुअल रेज जो है वो वैरी करता है 7600 से लेकर 3800 एंगस्ट्रॉन तक, ठीक है। और उसके बाद विजुअल रेज के बाद आ जाता है यूवी रेज। यूवी रेज जो है 3800 एंगस्ट्रॉन से लेकर 150 एंगस्ट्रॉन। फिर आ जाएगा एक्स रेज 150 से लेकर 0.1 एंगस्ट्रॉन तक। फिर एक्स रेज के बाद आ जाएगा गामा रेज। गामा रेज का 0.1 से लेकर 0.01 एंगस्ट्रॉन तक। तो जैसे जैसे आप इधर जाओगे क्या होता है, एनर्जी जो है वो इंक्रीज करता है और फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज करता है, बट वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज करेगा, वेवलेंथ डिक्रीज करता है, ठीक है। तो इसी अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं ईएम वेव्स स्पेक्ट्रम। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि आप डिफरेंट क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो इसमें इन सब का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो मेनली आपको तो एक विजुअल रेज का याद होना ही चाहिए, इंफ्रारेड का याद होना चाहिए, यूवी रेज का याद होना चाहिए। तो ये कुछ जो है वो उनको आपको याद होना चाहिए, और ये जो अरेंजमेंट है वो तो कंफर्म आपको याद होना ही चाहिए। और जब किस तरफ मूव करते हैं तो क्या इंक्रीज करता है क्या डिक्रीज करता है वो भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले क्या हो गया कि जब हम रेडियो वेव से लेके गामा वेव्स की ओर जाएंगे तो एनर्जी इंक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा, बट वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज करेगा। तो ये था ईएम वेव्स स्पेक्ट्रम। अब हम कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी देखेंगे, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, कैलकुलेट म्यू बार यानी कि वेव नंबर इन सेंटीमीटर इनवर्स एंड म्यू ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ इतना। मतलब हमें क्या निकालना है, वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी निकालना है हमको येलो लाइट का, जो कि जिसका वेवलेंथ दिया हुआ 5800 एंगस्ट्रॉन इन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि वेव नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, वेव नंबर इज इक्वल टू होता है 1 बाई लेमडा, और म्यू इज इक्वल टू क्या हो रहा था, म्यू इज इक्वल टू हो रहा था सी बाई लेमडा। तो ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी, जो दो इंपॉर्टेंट फार्मूला जो निकला था यहाँ पे ये निकला था। तो यही दोनों से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो देखिए फ्रीक्वेंसी जब वेव नंबर हमको निकालना है तो सिंपली क्या करते हैं हम लोग 1 बाई एंगस्ट्रॉन यानी कि 1 बाई वेवलेंथ का हम लोग इन्वर्स ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, वेव नंबर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 5800 एंगस्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या निकालना है सेंटीमीटर इनवर्स में, तो हम लोग इसको सेंटीमीटर इनवर्स में चेंज कर लेंगे। तो ये क्या हो गया 1 बाई 5800 इंटू 10⁻⁻10, ये तो मीटर में आ गया। अब इसको भी आप सेंटीमीटर चेंज करो, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि 1 एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻10 मीटर होता है, ठीक है। तो अब इसको जब हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करते हैं तो सेंटीमीटर में चेंज करें तो क्या हो जाएगा 1 बाई 5800 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। तो
तो ये हो गया आपका वेव नंबर, ठीक है। इस तरह से आप वेव नंबर सॉल्व कर लोगे तो ये आप वेव नंबर निकालोगे, इसको सॉल्व करके उसके बाद हम लोग निकालते हैं फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, c बाई लेमडा, ठीक है, c बाई लेमडा। तो c क्या हो गया, c हो गया हमारा स्पीड ऑफ लाइट जो कि होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ क्या है, लेमडा एंगस्ट्रॉन में दिया हुआ है, तो यहाँ 5800 को हम लोग एंगस्ट्रॉन को क्या है मीटर में चेंज कर लेंगे, तभी तो मीटर मीटर कटेगा, तो इसका क्या हो गया 10⁻⁻10 मीटर। तो इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये निकल जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और इसको आप अच्छे से देख लो, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग वुड इट टेक अ रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इतना टू ट्रैवल फ्रॉम मार्स टू अर्थ, ठीक है। हमें बोला गया है कि एक रेडियो वेव है जिसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है और उसको पूछा जा रहा है कि उसको मार्स से अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा और उसका डिस्टेंस दिया हुआ है इतना, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ टाइम निकालना है। तो रेडियो वेव्स क्या होता है, रेडियो वेव जो होता है वो होता है EM वेव्स, क्या EM वेव्स। तो इसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर v = c, ठीक है। तो c = क्या हो जाता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसी को हम लोग कहते हैं v हो जाएगा, ठीक है। इसका v हो गया। तो हम लोग को पता है कि जो v = क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। तो देखिए v हमारे पास पता है हमको कि क्या होगा, डिस्टेंस हमें दिया हुआ है, हमें निकालना क्या है टाइम। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, टाइम = डिस्टेंस बाई v, क्या टाइम = डिस्टेंस बाई v, और डिस्टेंस हमको क्या मिला है, यानी कि v टाइम = क्या हो गया हमारा 8 × 10⁷ × 10⁻³ मीटर में, क्योंकि आपको पता है ये किलोमीटर में दिया हो तो इसको आप मीटर में भी तो चेंज करोगे ना। तो ये हो गया 8 × 10⁻7 × 10⁻³ इंटू ये मीटर में, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में। तो ये आपका निकल जाएगा क्या टाइम पीरियड। तो सिंपली आप इसको इस तरह से सॉल्व कर लोगे, इसको आप सॉल्व कर लेना आगे जो भी आएगा वैल्यू, ठीक है। तो ये हो गया आपका ये क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग देखते हैं, अब ये हो गया आपका क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। तो देखिए प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हम लोग 4 पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट है द रेडिएंट एनर्जी इमिटेड और एब्जॉर्ब बाय ए बॉडी नॉट कंटिन्यूअस बट डिसकंटिन्यूअसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी एंड दिस पैकेट्स आर कॉल्ड क्वांटम, ठीक है। देखिए जो रेडिएंट एनर्जी कोई भी बॉडी से या तो इमिट हो रहा है या फिर एब्जॉर्ब हो रहा है, वो कंटिन्यूस नहीं होता है कि किसी एक बॉडी से कंटिन्यूसली एनर्जी निकल रहा है, नहीं, वो डिसकंटिन्यूसली निकलते रहता है, ठीक है, या फिर एब्जॉर्ब करता है। और ये जो एनर्जी निकलता है, ये जो एनर्जी निकलता है वो स्मॉल पैकेट्स में निकलता है। मान लीजिए कोई एक एनर्जी निकला इस बॉडी से, तो वो एक स्मॉल पैकेट्स में निकलेगा, डिफरेंट स्मॉल पैकेट्स में। पहले एक पैकेट निकला, फिर एक पैकेट निकला, तो उस तरह से निकलता है और ये कंटिन्यूस नहीं होता है, डिसकंटिन्यूस होता है, ठीक है। और हर एक स्मॉल पैकेट्स को हम लोग कहते हैं स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इस पैकेट को कहते हैं हम लोग क्वांटम, ठीक है, क्वांटम कहते हैं। यानी कि यहाँ कहना क्या हुआ कि किसी भी बॉडी से कोई एनर्जी जो है वो कंटिन्यूसली नहीं निकलेगा, डिसकंटिन्यूसली निकलता है, वो फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स में, और उसी स्मॉल पैकेट्स को हम लोग क्या कहते हैं क्वांटम, यानी कि क्वांटम ऑफ एनर्जी निकलते रहता है। कभी भी बॉडी से निकलेगा तो क्वांटम एक एक क्वांटम करके निकलता है एनर्जी। तो बस पहला पॉइंट यही था कि बॉडी से कभी भी एनर्जी जो है कंटिन्यूसली नहीं निकलेगा, डिसकंटिन्यूसली निकलता है स्मॉल पैकेट्स में, उस पैकेट को कहते हैं क्वांटम, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं सेकेंड पॉइंट। तो फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इन केस ऑफ लाइट के केस में द स्मॉलेस्ट पैकेट इज कॉल्ड फोटोन। आपको पता है लाइट भी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। तो जब लाइट किसी भी बॉडी से इमिट हो रहा है तो वो भी क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल मतलब पैकेट में रिलीज होता है, ठीक है, और उसको कहते हैं क्वांटा, ठीक है। एक पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या कहते हैं क्वांटा, और वो लाइट में जो होता है, लाइट सोर्स में जो वो एक क्वांटा हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं फोटोन, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, स्मॉलेस्ट पैकेट को कहते हैं फोटोन। ऐसे तो कोई भी EM वेव्स में पूछा तो वो तो होता है क्वांटा, उसी को हम लोग लाइट वेव्स में कह देते हैं फोटोन, ठीक है। सेकंड पॉइंट ये हो गया। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम, मतलब एक क्वांटम का एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन।
तो रेडिएशन क्या क्या फ्रीक्वेंसी है उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है उसका एनर्जी, मतलब एक क्वांटम का एनर्जी। मान लीजिए एक क्वांटम है, पैकेट ऑफ एनर्जी क्वांटम है, तो इसका एनर्जी जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यही है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो जब यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी जब हटाते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं एच, और तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग प्लैंक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो यही, और आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लेमडा होता है। तो एनर्जी इज इक्वल टू हो गया एच सी बाई लेमडा या फिर एच इंटू म्यू। ठीक है, और एच को कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू एच इज इक्वल टू होता है 6.626 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। ठीक है, तो इसका यूनिट हो गया जूल सेकेंड, और इसको आप किलो जूल में दिया रहा है, जैसे दिया रहा है आप इसको चेंज कर लोगे। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का, टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर विल बी सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एनर्जी ऑफ अ क्वांटा। मतलब मल्टीपल, जब जितना मल्टीपल फोटोन निकलता है तो जो एनर्जी ट्रांसमिट होगा फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो वो क्या होता है कि मल्टीपल ऑफ इंटीजर हो जाता है। जितना क्वांटा रहेगा उसी को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे जब एक क्वांटा ऑफ एनर्जी से, तो वो निकल जाता है दैट अमाउंट ऑफ क्वांटा का एनर्जी। ठीक है, तो देखिए एनर्जी इज इक्वल टू एन एच म्यू या फिर एन एच सी बाई लेमडा। ठीक है, तो ये निकाल, क्योंकि एक क्वांटा का एनर्जी होता है एच म्यू या फिर एच सी बाई लेमडा। तो जब हम लोग एन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब क्वांटा का निकालना है हमको एनर्जी, तो एन से हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एन क्या हो जाता है हमारा पॉजिटिव इंटीजर हो जाता है, और इसी वही जो हो जाता है नंबर ऑफ क्वांटा। तो मतलब मान लीजिए हमको एन क्वांटा का एनर्जी निकालना है, मतलब हमें एन क्वांटा का एनर्जी निकालना है, तो एक क्वांटा का एनर्जी क्या होता है, एच म्यू होता है, तो हम लोग सिंपली एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया हमारा एनर्जी। ठीक है, तो बस यही चारों पॉइंट्स थे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के। अब हम क्वेश्चन देखेंगे इसके कि क्या क्या क्वेश्चन है, आपको कैसे प्रैक्टिस करना चाहिए। तो आप इन चारों पॉइंट्स को ध्यान रखोगे और अच्छे से समराइज करके आप इसको, जो फार्मूलाज है, ज़्यादा फार्मूलाज तो नहीं है, आप उनको ध्यान रख लेना। और अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, तब तक आप इसको नोट कर लो। तो फ्रेंड्स यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। यहाँ है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन ऑफ सोडियम लाइट ऑफ वेवलेंथ इतना इन जूल। मतलब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें एनर्जी निकालना है ऑफ अ फोटोन ऑफ सोडियम लाइट का। ठीक है, तो देखिए यहाँ लेमडा दिया हुआ है, यानी कि वेवलेंथ दिया हुआ है, और हमको एनर्जी निकालना है जूल में। तो जूल क्या है, एसआई यूनिट है, यानी कि सारी चीज़ें हमको एसआई यूनिट में लेना पड़ेगा। तो आपको पता है एनर्जी इज इक्वल टू जो होता है एन एच सी बाई लेमडा होता है। ठीक है, और एन इज इक्वल टू 1 यहाँ दिया हुआ, क्योंकि एक फोटोन का निकालना है हमको। तो यहाँ क्या हो गया, एनर्जी इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, और हमको यहाँ सब एसआई यूनिट में लेना है, क्योंकि सारे जो है जूल एसआई यूनिट में है, तो सारा हमको एसआई यूनिट में है लेना है। तो एच का वैल्यू क्या होता है 6.6 इंटू 10⁻³ और सी का वैल्यू क्या होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये होता है जूल सेकेंड। और लेमडा का वैल्यू क्या आपको दिया हुआ है 5.862 इंटू 10⁻⁻6 मीटर। तो देखिए अब सब ये यूनिट कट जाएगा और फिर जूल में बचेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो बस एनर्जी सिंपल, बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपको उतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, बस सिंपल से सारी चीज़ें होते हैं। तो यहाँ पे बस क्या था, इन एच सी बाई लेमडा लगाना था, सारे वैल्यू रखना था, आंसर निकल जाता। तो बस यही सारे सिंपल चीज़ें हैं, बस आपको ये सब ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए, हम आगे प्रैक्टिस करते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ है कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ अ फोटोन ऑफ वेवलेंथ इतना। ठीक है, देखिए यहाँ हमें वेवलेंथ दिया हुआ है किसी भी रेडिएंट एनर्जी का, फोटोन का, तो और उसका हमको क्या निकालना है, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी निकालना है। तो पहला क्या देखते हैं, हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालना है। तो आपको पता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लेमडा होता है सिंपली। ठीक है, सी बाई लेमडा होता है। तो देखिए यहाँ पे c क्या हो गया, c होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड लेमडा क्या देगा 4000 एंगस्ट्रॉन, और इसको हम लोग मीटर में चेंज कर लेंगे, यानी कि 10⁻⁻10 मीटर। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। ठीक है, सिंपल था, सी म्यू इज इक्वल टू सी बाई लेमडा से। अब देखिए अब हमें यहाँ एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाई लेमडा होता है ना। तो देखिए एच क्या होता है 6.6 इंटू 10⁻⁻34, ठीक है, जूल सेकेंड। और आपको पता है आपने यहाँ पे क्या निकाला, म्यू निकाला, इसको हम लोग एच म्यू भी कर सकते हैं, एच म्यू। तो यहाँ पे हम लोग म्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। म्यू आपने यहाँ पे क्या निकाला 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू
3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 4000 इंटू 10⁸। तो बस यही सिंपल है, तरह के क्वेश्चंस आएंगे, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं बनेंगे इससे। तो आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 3-4 जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया वो आपको ध्यान रखना है, और इसी तरह से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आप इन सब को लेक्चर्स को देखो, और जाके अपने जो मैंने बुक बताया फिजिकल का, उससे आप क्वेश्चन सॉल्व करो। और आपको अगर कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करके वहाँ भी पूछ सकते हो। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और वहाँ से जाके डायरेक्ट ज्वाइन करके आप हमें ग्रुप में पूछ सकते हो। हम लोग वहाँ पर जवाब ज़रूर देते हैं। तो और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।